नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारे आज के इस खास श्रृंखला में। दर्शकों, हम 21वीं सदी की महिलाएं हैं और हम आज हर क्षेत्र में अपनी हुनर और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रही हैं। फिर भी समाज के कुछ एक वर्ग में, कार्यस्थलों पर हम महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध हम आज भी देख रहे हैं, जबकि सरकार ने हमें अनगिनत अधिकार दिए हैं। तो क्या है वे अधिकार जिनका लाभ लेकर हम समाज में सुरक्षित और सशक्त महसूस कर सकती हैं, स्वयं को न्याय दिला सकती हैं? जानेंगे इन्हीं विषयों पर। और इस विषय पे हमें विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए बतौर विषय विशेषज्ञ के रूप में जो अतिथि इस वक्त हमारे साथ ये मंच साझा कर रहे हैं, आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं महिला संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग वीनू हिरवानी जी, और है मेरे साथ महिला अधिवक्ता श्वेता टीकम जी। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो श्वेता जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ कि संविधान ने आखिर हम महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए हैं। मैं आज उन विशेष अधिकारों के बारे में बात करूँगी जी, जो प्रत्येक महिला को पता होना चाहिए। जी, पहला तो ये कि अपने पति से अगर वो अलग रह रही हैं तो गुजारा भत्ता प्राप्त करने का उनको अधिकार होता है। जी, अगर कोई महिला डाइवोर्स ले ली है, तलाक ले ली है, तब भी वो अपने पति के संपत्ति पे अधिकारी होती हैं। जी, ये भी उनका अधिकार है जी, कि अपने पति की संपत्ति पर दावा पेश करें और अधिकार प्राप्त करें अपना। जी, नेक्स्ट ये है कि अपने पिता के संपत्ति पर भी उनका अधिकार होता है। जी, अब बेटा बेटी एक समान है, दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। जी, नेक्स्ट ये अधिकार है महिलाओं को समान कार्य का समान वेतन। जी। ये हमारे आर्टिकल 39 में है कि अगर कोई महिला कार्य कर रही है पुरुष के साथ में कंधे से कंधे मिला कर के, तो जैसा कार्य है वैसा उनको वेतन दिया जाएगा। जी, अगला अधिकार ये है कि अगर कोई महिला निर्धन है, उसे कोई वाद पेश करना है, कोई मामला लेकर के आना है न्यायालय में, जी, और उन्हें नहीं पता है कि मैं क्या करूं, तो उनको ये भी अधिकार प्राप्त है कि वो आर्टिकल 39(a) के तहत, जी, जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है महिलाओं को, जी, महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त है। हाँ अधिकार बहुत प्राप्त अच्छी है। जानकारी दी आपने। तो वीनू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि श्वेता जी ने बताया कि इतनी सारी अधिकार हमें प्राप्त हैं, फिर भी हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। चूँकि आप एक महिला संरक्षण अधिकारी हैं, आप समझते हैं इस बात को। तो मैं अगर आपको कहूँ कि महिलाओं की सुरक्षा, इससे हम क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या क्या होगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारी सोच आती है कि उसकी शारीरिक सुरक्षा को ही हम की बात करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम उस महिला को हमको उसको आर्थिक रूप से भी सुरक्षित करना है और साथ ही साथ उसको मानसिक रूप से भी सुरक्षा की बात आती है, तो उससे सुरक्षित रखना है। इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस जो कानून है, घरेलू हिंसा जो कानून है, उसमें भावनात्मक हिंसा की भी बात की गई है और आर्थिक हिंसा की भी बात की गई है कि दोनों तरह से अगर कोई पीड़ित महिला है उसको सुरक्षा कैसे प्रदान किया जा सकता है। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा की परिभाषा 3 श्रेणी में है। जी, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। ये तीनों सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ। तो श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम किसी ऐसी विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं, चाहे घरेलू हिंसा हो चाहे छेड़खानी, उस स्थिति में एक महिला का मानसिक स्थिति क्या होना चाहिए, उसके मन में जो विचार उठते हैं उसे वो कैसे संभाले? पहले तो शांति से अपने आप से पूछना है कि आप कौन हैं। जी, आप पहले खुद को पहचानें। महिलाएं अक्सर करके उनके साथ जो भी अत्याचार होता है वो सहते आती हैं। जी, ये सोच के रह जाती हैं कि मैं फलां की बहू हूँ, मैं फलां की पत्नी हूँ, तो मैं बाहर कैसे जाऊँ। आप पहले ये देखें कि आप एक नारी हैं। जी, आपका खुद का आत्मसम्मान है। अगर घर परिवार वाले आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं, आपको यातनाएं दे रहे हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो आप अपने आसपास के निजी जो भी संस्था है जहाँ पे महिलाओं के में कार्य किया जाता है, उनको सेवा दी जाती है, अगर आपको ये लगता है कि आप अपना नाम नहीं लाना चाहती या मैं बाहर नहीं निकलना चाहती, तो आप हेल्पलाइन का नंबर ले सकती हैं जो कि 1091 है। जी, आप इसमें
24 घंटे ये सेवा उपलब्ध है प्रत्येक महिलाओं के लिए। आप कभी भी इसमें कॉल कर सकती हैं और जिस प्रकार की आप सहायता चाहती हैं वैसा आपको सहायता प्रदान किया जाता है। अगर आप ये नहीं चाहती हैं कि कोई पुरुष घर पे आ जाए, आप हेल्पलाइन में कॉल करके ये कह सकती हैं कि मुझे जो भी परेशानी है ये बता सकती हैं, और आप चाहेंगी तो किसी महिला को ही भेजेंगे आपकी सहायता के लिए। तो इस बात का भय निकाल दीजिए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में भी रहते हुए 4 दीवारी के अंदर अपनी स्वयं की मदद कर सकती हैं लेकिन तब जब आप अपने आप से पूछेंगी कि आपको क्या चाहिए, आप खुद को कैसे सुरक्षित, क्या आप अपने आप को बचाना चाहती हैं, जो यातनाएं सह रही हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हैं तो कानून की तरह से। मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगी सुनीता जी, जैसे कि मैडम ने बताया कि अपन 1091 में अपन कॉल कर सकते हैं, ये पुलिस हेल्पलाइन नंबर होता है। इसके साथ साथ हम 181 पे भी फ़ोन कर सकते हैं जो कि महिला हेल्पलाइन नंबर होता है। 112 है, उसमें हम फ़ोन कर सकते हैं। 112 पे अगर कोई महिला अपने घर पे सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित महसूस कर रही है और वो बाहर नहीं जा पाती है, तो इस तरह के जो हेल्पलाइन नंबर हैं, जो 1091 है, 112 है या 181 है, इसके ज़रिए भी वो घर बैठे ही जो सुविधाओं का लाभ लेना चाहती है, सहायता लेना चाहती है, मदद चाहती है, वो मांग सकती हैं। ये नंबर महिलाओं के लिए उपलब्ध है। 24 घंटे ये नंबर काम करते हैं। कभी भी वो महिला इस नंबर पे फ़ोन लगा सकती है और मदद मांग सकती है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। विनू जी, अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, हम इतने अधिकारों की बात कर रहे हैं, साथ ही कानून के पास हमारी सुरक्षा के लिए घर बैठे ही एक ऐसा नंबर भी है जिसे हम घर बैठे डायल कर सकते हैं। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद भी महिलाओं के प्रति ये जो अपराध हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं और आप इसका कारण किसे मानती हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि महिला जागरूक हैं और हो भी रही हैं, क्योंकि अगर हम आंकड़े उठा के देखते हैं, चाहे थानों के मामले हो, चाहे कोर्ट के मामले हो, चाहे आप सखी वन स्टॉप सेंटर के मामले हो, ये सारे महिला डेस्क बने हुए हैं, उनके आंकड़े अगर आप उठा के देखते हैं तो पहले के आंकड़े और अभी के आंकड़े में अगर आप देखते हैं तो महिलाओं की शिकायतों की संख्या ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं जागरूक है, तभी ये शिकायतें कर रही हैं और अपने अधिकारों की बात कर रही हैं और अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि महिलाएं जागरूक हैं और अपने अधिकारों के लिए बात कर रही हैं। विशेषकर अगर मैं बस्तर जो पिछड़ा इलाका कहा जाता है, अगर मैं वहाँ की बात करती हूँ, हमारी महिला बाल विकास में जो सखी वन स्टॉप सेंटर है, अगर मैं वहाँ की बात करती हूँ तो लगभग हमारे पास 1300 जो प्रकरण है जो पंजीबद्ध है 2017 से अभी तक। और साथ ही अगर मैं घरेलू हिंसा की बात करती हूँ तो हमारे लगभग 300 जो प्रकरण है वो माननीय न्यायालय में दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं की जागरूकता को ही प्रदर्शित करता है कि वो जागरूक है। जी हाँ जी। श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में आ गए, तब एक महिला का प्रथम स्टेप क्या होना चाहिए? वो अपनी गुहार कहाँ लगा सकती है? आप कोई भी नज़दीकी थाने में, आपके आसपास जो भी नज़दीक थाना है, आप वहाँ जाके अपना शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जिसके भी खिलाफ कराना चाहती हैं, आपको ये बिल्कुल भय नहीं रहना चाहिए कि मैं अगर शिकायत कराने जा रही तो मुझे क्या होगा। सबसे पहले आप अपने आप को देखें, आप अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं, तो आपके जो भी आपके आस-पास हैं, आप किसी की हेल्प ले सकती हैं। ये नहीं कि परेशान हो रही हैं या यातनाएं सह रही हैं या पीड़ा सह रही हैं तो आपको घर पर ही रहना है या आप किसी का इंतज़ार करते रहेंगी कि कोई आए। आप स्वयं भी जा सकती हैं। 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध रहती हैं हर महिलाओं के लिए। आप किसी से फ़ोन में भी हेल्प मांग सकती हैं। आपके लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न है, जैसा कि आपने बताया कि आपके नज़दीकी थाना में आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। वहाँ एक जो सबसे पहला प्रश्न आता है कि एक महिला को डर होता है कि अब उसकी बेइज्जती होगी, लोग उसकी निंदा करेंगे। तो कुछ देर पहले आपने हमें बताया था कि नाम गोपनीय रख करके भी उनकी सहायता की जा सकती है, तो इसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल। अगर कोई महिला
अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं को यही सबसे ज़्यादा डर रहता है जी। कि मेरा नाम बाहर ना आ जाए, नाम बाहर आएगा तो 4 लोग देखेंगे। जी। इस कारण से वो पीड़ा सहते रहती है जी। और अपनी बात को बाहर नहीं लेकर आती, अपनी आवाज़ नहीं उठाती है। तो ये बता दूं कि ये अधिकार है ये महिलाओं को कि उनकी बातों को उनका जो नाम है वो गोपनीय रखा जाता है। ना पेपर में उसका कभी नाम आएगा, जहाँ वो चाहती है वहाँ उनका नाम कभी भी अंकित नहीं होगा। जी। जिनके पास वो जाएंगे सिर्फ उन तक ही सीमित रहेगा। मतलब जिस तरह से वो सहायता चाहती हैं, जी, महिला को बिल्कुल वैसा ही सहायता प्रदान किया जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि हम किसी मुसीबत में हैं और चाहते हैं कि हमारा नाम उजागर ना हो, बिल्कुल, तो हमें कानून की तरफ से ये सहायता भी मिलेगी कि हमारा नाम गोपनीय रखा जाए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम महिलाओं के लिए, हम ये अधिकार है हमारा कि हमारे नामों को गोपनीय रखा जाएगा। जी वीनू जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम घरेलू हिंसा की बात कर रहे हैं, ये तो घर के अंदर की बात है। जब हम घर से बाहर निकले और हम काम करने लगे, अपने कार्य क्षेत्र पे आगे बढ़ने लगे, तब भी यही समस्या हमारे सामने आ गई कि कार्यस्थल में भी महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न, छेड़खानी जैसी समस्याएं होने लगी। तो ये जो कहते हैं कि कार्यालय में यौन उत्पीड़न, तो इससे हम क्या समझे, इसकी व्याख्या क्या होगी? किसी भी महिला के साथ उसके जो कार्यालय है वहाँ पर किसी तरह की अवांछनीय उनसे मांग की जाती है या उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और वो या उसकी निजता का हनन होता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कार्यस्थल पे महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी पे आता है। तो मैं यहाँ पर हर किसी महिला को ये बताना चाहती हूँ, अगर वो कहीं भी बाहर काम कर रही हैं, किसी भी कार्यस्थल में, चाहे वो शासकीय हो, अशासकीय हो, किसी भी तरह की संस्था हो, वहाँ पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन होना अनिवार्य है, जहाँ पर 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। और अगर वहाँ पर 10 से कम कर्मचारी अगर कार्यरत हैं तो इस तरह की शिकायतों को सुनने के लिए एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन किया गया है, जो महिला बाल विकास के द्वारा संचालित किया जाता है। वहाँ पर वो महिलाएं जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और अपनी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बता सकती हैं। और जो समस्या अगर से निकल के आता है कि कहीं ना कहीं इस महिला के साथ इस तरह की घटना उसके कार्यस्थल में हुई है या वो महिला सहन कर रही है, तो उस कानून के जो प्रावधान हैं, पहले हम इसे विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानते थे, परंतु 2013 में यह एक अधिनियम का रूप ले चुका है, जिसका नाम है कार्यस्थल पे महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम के तहत हम इसमें निवारण भी करते हैं, इसमें प्रतिषेध मतलब रोक भी लगाते हैं। साथ ही साथ हम इसका जो प्रतिकार जो चीज़ें होती है, अगर महिलाओं को कोई कंपनसेशन की राशि उस एक्ट के अकॉर्डिंग उस महिला को देना होता है, क्षतिपूर्ति की वो मांग करती है, तो ये सारे प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान में रखा गया है। जी हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने वीनू जी। श्वेता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम क्या कह सकते हैं, जो महिलाएं जिनके साथ यातनाएं हो रही हैं वो पीड़ित हैं पर फिर भी अपनी शिकायत को लेकर के आगे नहीं आ रही हैं, तो ये जो दर्द संख्या जो कम है ये क्यों है? तो आप उन महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी कि वो निसंकोच बाहर निकले और अपनी शिकायत कानून तक लेकर के जाएं? बिल्कुल जी, ये हर महिला को अपने लिए तो जागरूक होना ही चाहिए। जी, आपके लिए ही तो ये न्यायालय बना है जी, आपको न्याय प्रदान करने के लिए। 24 घंटे हमारे पुलिस फोर्स सेवा देती हैं, किस लिए? आपको न्याय दिलाने के लिए। जी, आप जब चाहे तब चाहे थाने में जा सकती हैं या किसी भी जो भी सेवा संस्था जो महिलाओं की सेवा के लिए 24 घंटे काम करते हैं, जब सारी सेवाएं उपलब्ध हैं जी, उसके बाद भी क्यों कोई महिला अपने घर पे घुट के या यातनाएं सह के अपना जीवन व्यतीत करें? हर महिला को ये अधिकार है कि अपने लिए अपना एक सुंदर जीवन खुद बनाए। जी, ये उनके हाथ में है। आपको किसी ने बांध के नहीं रखा है कि आप रोज यातनाएं सहें, जी, चाहे अपने पति का हो या अपने सास का हो या और परिवार वालों का हो। आपको स्वयं ये चाहिए कि इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। जी, क्योंकि अपने हक के लिए तो महिलाएं आप खुद ही लड़ेंगी। जी, कोई और आपके लिए नहीं लड़ेगा। अपने अधिकार के लिए
स्वयं आपको ही लड़ना है। मैं इसमें बोलना चाहूँगी सुनीता जी, जी कोई भी महिला होती है, जैसे हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं, जी तो उस महिला की जो शिकायत होती है वो कहीं ना कहीं वो अपने पति के खिलाफ होती है, पिता के खिलाफ होती जी। है या भाई के खिलाफ होती है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक रिश्तेदारी या नातेदारी होती है, एक भावनात्मक जो संबंध होता जी। है, तो उस कारण से महिलाएं डरती हैं कि जो भावनात्मक जो रिश्ते हैं उस कारण से वो आगे बढ़ने के लिए डरती हैं। जी। कई बार होता है वो अशिक्षित होती हैं, कई बार होता है कि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होती हैं। उसे भय होता है कि अगर मैं घर से निकल गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे पास मैं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हूँ। तो ये बहुत से जो कारण होते हैं वो किसी महिला को आगे बढ़ने से मतलब वो रुक जाती हैं या आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये मुख्य कारण है किसी महिला के आगे निकल के अपने अधिकारों के लिए ना लड़ने के कारण के लिए। जी, तो इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न आप ही से है। आपने कहा कि भावनात्मक संबंध के कारण एक महिला पीछे हटती है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उसके मन में होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोरी, परिवार साथ नहीं देगा। तो इसी समस्या के निराकरण के लिए अगर मैं सही हूँ तो सखी वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है। तो जरा आप हमारे दर्शकों को इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक बताएं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी संस्था है जहाँ पर किसी भी पीड़ित संकटग्रस्त महिला 24 घंटे अपनी समस्या जो है उसके निराकरण के लिए आ सकती है। चाहे वो घरेलू हिंसा से पीड़ित हो महिला हो, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो भरण पोषण का मामला हो, चाहे वो संपत्ति का मामला हो, चाहे मानसिक प्रताड़ना का हो, चाहे पारिवारिक, मतलब किसी भी तरह की अगर महिला को कोई समस्या है तो एक ऐसी संस्था है जहां वो आके अपनी समस्या बता सकती हैं। और सखी के माध्यम से अगर वो काउंसलिंग चाहती है तो सखी के माध्यम से उसको काउंसलिंग की भी सुविधा दी जाती है। अगर काउंसलिंग से उस महिला का जो प्रकरण है या उस पे निराकरण नहीं हो पाता है तो आगे अगर उस महिला को न्यायालय पे प्रकरण दर्ज कराना है या थाने पे FIR कराना है तो ये सारी चीज़ों के लिए सखी उनकी मदद करती है उस महिला को आगे बढ़ने के लिए। जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि थाने से तक पहुंचने से पहले वो सखी वन स्टॉप सेंटर से सहायता ले सकती है। अगर उसका प्रकरण वहीं निराकृत हो गया तो उसे थाने तक जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जी जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने मैडम। श्वेता जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ देर पहले आपने बताया कि कोई एक महिला कमज़ोर है, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, लेकिन उसे कानूनी न्याय चाहिए, तो उनके लिए मुफ्त विधिक प्रावधान है, तो इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मुफ्त कानूनी सहायता है जी, जो कि सेवा विधिक प्राधिकरण में है। आप न्यायालय में यहाँ आ सकती हैं जी, और आपको बिना किसी शुल्क के जी, आप जिस तरह से आप न्याय पाना चाहती हैं आपको इसकी सहायता से न्याय मिल जाएगा। जी, इसके लिए कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है बस। लेकिन ये है, इसकी कुछ शर्तें हैं कि आपको अपना जो भी कंडीशन उसमें दिया गया है बताना पड़ता है कि आप वाकई में निर्धन हैं। जी, तो उसमें कुछ दस्तावेज मांगते हैं जो कि आपको न्यायालय में उपलब्ध कराना होता है। जी, और आप जैसा सहायता चाहिए न्यायालय से हमें वो प्राप्त हो जाता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहाँ से जी आपकी पैरवी करने के लिए आपके केस में आपको वकील दिया जाएगा। मतलब आर्थिक रूप से यदि हम कमज़ोर हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें कानून से सहायता नहीं मिलेगी, उसकी भी व्यवस्था कानून में पूरी व्यवस्था है। आप जब चाहें, आपको जिस दिन लगता है कि मुझे अब न्याय चाहिए अपने लिए, जी, आपके लिए न्यायालय खुला है। जी, वीनू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप प्रतिदिन पीड़ित महिलाओं से मिलती हैं जो किन्हीं भी प्रकरणों से ग्रसित हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बस्तर में आप महिलाओं में अपने अधिकार के प्रति जागरूकता की स्थिति को किस तरह से देखती हैं? मैं आंकड़ों से बात करूंगी सुनीता जी। अगर मैं आंकड़े देखती हूँ तो आंकड़े दिनों दिन बढ़ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि महिलाएं जागरूक हो रही हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। मैंने शुरू में ही बताया था कि जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर 2017 से संचालित है। अगर हम महिलाओं से संबंधित वहाँ प्रकरण जो दर्ज हैं लगभग 1300 प्रकरण हैं। घरेलू हिंसा के जो प्रकरण है न्यायालय में दर्ज हैं वो लगभग 300 हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, हमारी संस्थाओं तक आ रही हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता के ही कारण वो संस्थाओं तक आ रही हैं। और चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे भरण पोषण की बात हो, चाहे डाइवोर्स की बात हो, चाहे वो 490 की बात हो, दहेज कानून की बात हो, सभी पे वो आके हमसे चर्चाएं करती हैं, सलाह लेती हैं और आगे हमारे सुझाव जो होते हैं चर्चा के उपरांत हम
उनको उनके कानूनी अधिकार के बारे में बताते हैं और उन्हें जो लगता है कि हाँ मेरा प्रकरण इस तरह कहाँ है और मुझे भरण पोषण की आवश्यकता है या मुझे तलाक की आवश्यकता है या मेरा प्रकरण घरेलू हिंसा का है, तो वो प्रकरण के आधार पे जो हमसे मांग करती है उस तरह से हम प्रकरण के अनुरूप उनका जो प्रकरण है वो आगे बढ़ा देते हैं। जी हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं में भरपूर जागरूकता है। जी हाँ। श्वेता जी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि कोई भी बच्ची या महिला सोशल मीडिया के माध्यम से यदि प्रताड़ित होती है तो क्या उसे भी कानून व्यवस्था से न्याय मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकता है। जिन पे कोई किसी को भद्दे कमेंट कर रहे हैं या कोई फोटोज़ भेज रहे हैं, आप तुरंत तत्काल इसके खिलाफ जी अपना मामला पेश कर सकते हैं। और बिल्कुल ये डरने की बात ही नहीं है कि ये सोशल मीडिया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी या मेरी सुनवाई नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी किसी छोटी बच्ची हो गई या किसी महिला पे कोई इस तरह से कोई सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा कुछ करता है तो आप बिल्कुल इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको न्याय मिल सकता है। जी हाँ वीनू जी, समय का अभाव है, फिर भी मैं चाहूँगी कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को सरकार की क्या योजनाएं हैं महिला के सशक्तिकरण के लिए वो बताएं। सुनीता जी, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आर्थिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो बिहान स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है जी। अगर हम कानून की बात करते हैं तो नवा बिहान जो योजना है उसके अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको लाभ पहुंचाया जा रहा है उनके कानूनी अधिकार के लिए। इसी तरह से महिला बाल विकास की सक्षम योजना है, स्वावलंबन योजना है, ये भी कहीं ना कहीं महिलाओं को आर्थिक रूप से इस योजना के अंतर्गत इनमें सक्षम बनाया जा रहा है। और विभिन्न जो कानून है, जैसे आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना एक्ट है, दहेज प्रताड़ना एक्ट है, भरण पोषण का जो कानून है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ही बनाया गया है। सरकार की योजनाएं हैं जिसमें समय समय पे संशोधन किया जा रहा है और कड़ा बनाया जा रहा है। तो मेरी बस यही एक अपील है सभी महिलाओं से कि ये बहुत सारी योजनाएं हैं, जो कानून है जो आपको सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, तो आप इसका बिल्कुल लाभ उठाइए। कानून आपके लिए है, योजनाएं आपके लिए है, बस इसके लिए आपको जागरूक होना है और हम तक आना है। हम आप तैयार हैं हमेशा आपकी मदद के लिए, सहायता के लिए, यही मैं कहना चाहूँगी। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने वीनू जी। श्वेता जी, आप हमारे दर्शकों से, खासकर महिलाओं से अपनी सुरक्षा के लिए कोई अपील करना चाहें तो? जी, मैं सारी महिलाओं से एक ही अपील करूँगी कि आप हमेशा जागरूक रहें जी, और कभी भी किसी प्रकार से कोई भी यातना बिल्कुल ना सहें, ना ही मानसिक ना ही शारीरिक। जी, आपके लिए कानून है, आपके लिए लोग बैठे हैं, आप जिनसे चाहें उनसे गुहार लगा सकती हैं और अपनी मदद की मांग कर सकती हैं। जी, तो मैं सभी महिलाओं से मेरी ये निवेदन है कि अपने लिए हमेशा जागरूक रहें। जी, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने श्वेता जी। तो फिर से मैं आप दोनों अतिथियों का एक बार धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, हमारे स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह बड़ी सरलता से हम अपने अधिकार का उपयोग कर समाज में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। तो फिर होगी आपसे मुलाकात अगले अंक में नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।